गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर देखा था। हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट की सहायता से क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं और कितनी जावास्क्रिप्ट आप लोगों को रिएक्ट के लिए सीखनी है। तो ये सब बातें मैंने करी थी पिछले वाले वीडियो में। आज हम लोग क्या करेंगे, JSX को समझेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। और एक बात और बोलूँगा, शायद ये बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ बट एक बार और बोलूँगा, और वो बात ये है कि ये सोर्स होने वाला है यार। रिएक्ट जो है ना मैंने बनाई है, ना आपने बनाई है, ना मेरे पड़ोसी के ताऊजी ने बनाई है। रिएक्ट जिसने भी बनाई है उसने उसको डॉक्यूमेंट किया है और यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, अगर मैं डॉक्स पे जाऊँ तो जो बेसिक्स हैं रिएक्ट के वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग JSX के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। इस पेज को खोलते हुए हम लोग सीखेंगे जो भी चीज़ हम सीखेंगे। तो मैं आपको जैसे जैसे बताता जाऊँगा JSX के बारे में, क्या है JSX और क्यों ज़रूरत पड़ी यार ये JSX की, पूरा सब कुछ बताऊँगा। ये पेज भी ओपन रहेगा और यहाँ पर जल्दी से हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में ये टेक्स्ट यूटिल्स नाम का प्रोजेक्ट जो है वो खोल लेते हैं। बाय द वे ये प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप यूटिलिटी से बनाया था, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। कभी कभी क्या होता है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है अगर आपका कंप्यूटर स्लो है, तो टेंशन मत लेना। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे क्रिएट रिएक्ट ऐप टेक्स फॉर एवर। नहीं, फॉर एवर कुछ नहीं होता है। थोड़ा टाइम दो, चाय वाय पी के आओ, थोड़ा पानी वानी पी के आओ, बाहर घूम घाम के आओ, बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि मैंने यहाँ पर 3 फाइल्स खोली हुई हैं। मैंने यहाँ पर आपको index.html के बारे में बताया था, index.js के बारे में भी बताया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार समझ नहीं आ रहा है। तो देखो यार, आपको रटना नहीं है, मतलब आपको समझ आने का क्या मतलब, आपके लिए समझ आना क्या है। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको याद हो जाएगा इस फोल्डर के अंदर क्या रखा हुआ है, इस फोल्डर के अंदर क्या रखा हुआ है? नहीं, आपको क्या करना है, आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं एक यूजफुल ऐप बनाऊंगा या बनाऊंगी इस फोल्डर स्ट्रक्चर की सहायता से। एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा या बनाऊंगी जिससे क्या होगा कि जो कि यूज़फुल होगा लोगों के लिए। ठीक है, अब रिएक्ट, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार रिएक्ट क्यों यूज़ करें। देखो यार, रिएक्ट को यूज़ करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कम से कम जावास्क्रिप्ट लिखोगे और बहुत ही ऑर्गेनाइज रहेगा कोड आपका। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स ऐप बना रहे हो, जो काम आप रिएक्ट से कर रहे हो शायद आप लोग वो सिर्फ वेनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ करके भी कर लो, बट अगर आप रिएक्ट से करोगे तब क्या होगा कि आप APIs को बड़े आराम से यूज़ कर पाओगे और आप ये रीयूज़ कर पाओगे कंपोनेंट आर्किटेक्चर की सहायता से। अगर आपने एक बार नैप बार बनाया तो उसको बार बार रीयूज़ कर पाओगे और उतना ही सिंटेक्स आप लोगों को लगेगा जितना आपको ऑलरेडी आता है। कोई हाई फाई, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको और 10 चीज़ें और सीखनी है फिर आप रिएक्ट सीख पाओगे। आपने HTML सीखी, CSS सीखी, जावास्क्रिप्ट सीखी, इसी का थोड़ा बहुत मैं कहूँगा एक्स्ट्रा सिंटेक्स आप लोगों को याद रखना है। और फिर एक बार एक रिएक्ट ऐप आपने बना ली ना, उसके बाद आप देखो कि आपको खुद प्यार हो जाएगा रिएक्ट से। कोई भी वेबसाइट होगी आप रिएक्ट से ही बनाओगे। ठीक है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन वाले फ्रेमवर्क की ये ताकत होती है। हम समझने वाले थे यहाँ पर JSX। तो देखो क्या होता है कि अगर मैं index.js खोलूँ, अभी मैं इसको बंद करूँगा, मैं index.js खोलूँगा, ये है मेरा एंट्री पॉइंट। ठीक है, अब इस एंट्री पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इस एंट्री पॉइंट में सिंपली ये लिखा हुआ है कि यार देखो, करो क्या कि जो index.html है, बाय द वे ये तो सबको पता होगा कि अगर आपने एक पब्लिक फाइल डाली हुई है, पब्लिक फोल्डर के अंदर डाली हुई है बहुत सारी फाइल्स एक वेब डायरेक्टरी में, तो जो एंट्री पॉइंट होता है वो index.html होता है। विद दैट सेट, index.html के अंदर एक यहाँ पर div id = root लिखा हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पर div रखा हुआ है, उसकी ID रूट है। हमें क्या करना है, अब देखो index.js में क्या लिखा है, index.js में लिखा है कि भाई जहाँ पर ID रूट है वहाँ पर क्या करो, वहाँ पर ऐप कंपोनेंट को डाल दो। यानी कि वहाँ पर ये डाल दो जहाँ पर क्या है, अंदर ऐप कंपोनेंट है और स्ट्रिक्ट मोड ऑन है। पिछले वीडियो में स्ट्रिक्ट मोड के बारे में बताया था आपको मैंने। ठीक है, तो ऐप कंपोनेंट जो है जैसी दिखेगी वैसी हमारी साइट दिखेगी। ये बात आप लोगों को समझ में अब तक आ जानी चाहिए। तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ और मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि app.js के अंदर जो कुछ लिखा होगा वो npm स्टार्ट करने के बाद मेरी रिएक्ट ऐप दिखाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर npm स्टार्ट कर देता हूँ और मैं वेट करता हूँ मेरे डेवलपमेंट सर्वर के लॉन्च होने तक का, तब क्या होगा कि npm स्टार्ट लिखकर जो भी वेबसाइट मुझे देखने को मिलेगी वो ये कोड एक तरह से रिजॉल्व हो रहा है, उसके बाद मुझे देखने को मिल रही है। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये जो सिंटेक्स है क्या है यार, फाइल का नाम तो .js है और लिखी हुई है इसके अंदर HTML, और ये किस हिसाब से लिखी हुई है। अगर आप नए हो तो डेफिनेटली देखकर यही कहोगे कि यार ये क्या चल क्या रहा है, मतलब यहाँ पे ना ही तो स्ट्रिंग बनी हुई है, ना ही इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर डाला हुआ है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। पूरी ऐसे के ऐसे ही लिख दी है यहाँ पर पूरी की पूरी जो HTML है वो। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है लग सकती है, बट लेट मी टेल यू समथिंग। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मुझे नहीं मालूम ये रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर इतना टाइम क्यों ले रहा है स्टार्ट होने में। मैं इसको ज़रा रीस्टार्ट करता हूँ, दोबारा से npm स्टार्ट करके देखता हूँ। वैसे तो ज़्यादा टाइम लेता नहीं है स्टार्ट होने में। और हाँ यार, इस बार ये स्टार्ट हो गया है और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इसको हम इसका टाइम देंगे
और फाइनली कंपाइल सक्सेसफुली लिख कर आ गया। इसका मतलब मेरी वेबसाइट चल जानी चाहिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है यार। देखो, सिस्टम अगर स्लो है आपका तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं एक स्लो लैपटॉप यूज़ करता हूँ, और जिसकी वजह से ये मुझे कभी कभी झेलनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स। बट यार, कोडिंग के लिए कोई बहुत हाई फाई मशीन नहीं चाहिए, ये बात मैंने पहले भी आपको बता रखी है कई बार। बट अभी रिएक्ट पे फोकस करते हैं। मैंने रीफैक्टर किया था कोड जो app.js के अंदर था, मैंने लर्न रिएक्ट विद हैरी कर दिया था इसको, आप लोग को याद होगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी तक आप लोग को सिर्फ इतना समझना है कि आपने अगर क्रिएट रिएक्ट ऐप से एक ऐप बनाई तो app.js के अंदर जो भी कोड आपको देखने को मिलेगा वो कोड आपको, मतलब उस कोड को रिजॉल्व करने के बाद जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लोकल होस्ट 3000 के अंदर, यानी कि वो आपकी पूरी साइट है। app.js जो है वो आपकी पूरी साइट है। अब आप एडिशनल कंपोनेंट्स बना सकते हो और अपनी साइट में ऐड कर सकते हो, वो भी बताऊंगा कैसे, ठीक है, वो भी बताऊंगा। बट अभी के लिए आप बस इतना आपको जानने की ज़रूरत है कि आपने एक बार क्रिएट रिएक्ट ऐप से ऐप बना ली तो app.js से आप लोग स्टार्ट करोगे एडिटिंग करना। अब मुझे ये बताओ इसमें मुश्किल क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे थे यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या पब्लिक क्या है SRC। आपको समझना ही नहीं है यार, आपको खुद आ जाएंगी ये चीज़ें, ऑटोमेटिक हैं। जो चीज़ें ऑटोमेटिक हैं उनको आप लोग टाइम दें, और जैसे जैसे मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ आप वैसे वैसे जो है करते जाएँ। आपको एक बार क्रिएट रिएक्ट ऐप से ऐप मिल जाती है, आपको ये फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाता है, उसके बाद आपको app.js ये वाली फाइल को एडिट करना है, ठीक है। हम समझ रहे हैं JSX को। देखो, रिएक्ट के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते थे, अभी फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो लोगों को आसान लगते हैं और सिंटैक्स थोड़ा सा इजी लगता है लोगों को। क्लासेस में थोड़ा से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट इज़ अ न्यू ट्रेंड। तो इसलिए क्रिएट रिएक्ट ऐप भी अब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करता है, पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करता था। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में क्या है कि आपको सिंपली करना क्या है, आपको एक फंक्शन लिखना है, फंक्शन ऐप, और आपको रिटर्न करा देना है एक ब्रैकेट लगा के, पैरेंथेसिस लगा कर JSX। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको कहते हैं JSX। क्या है ये JSX? क्या ये जावास्क्रिप्ट है या HTML है? देखो यार, अगर मुझे बहुत ही सिंपल सी भाषा में आप लोग को जवाब देना पड़ जाए तो वो होगा कि मैं कहूँगा यार ये पूरी HTML ही है। ये HTML ही है जिसने जावास्क्रिप्ट का मुकुट पहना हुआ है, ठीक है। एक HTML जिसने जावास्क्रिप्ट का मुकुट पहना हुआ है। अब समझाता हूँ इस बात का क्या मतलब है। देखो, मुझे कभी भी कोई HTML मिलेगी तो मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूंगा, और इन ब्रैकेट्स के अंदर डालने के बाद मैं जैसे ही उसको रिटर्न कराऊंगा वो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बट JSX क्या है? JSX की सबसे अच्छी खासियत ये है कि मैं इसके अंदर ही अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ। अब आप में से कई लोग सवाल मुझसे ये पूछोगे कि यार ऐसा करा क्यों, रिएक्ट को बनाने वालों ने ऐसा करा क्यों? देखो यार, रिएक्ट के जो डेवलपर्स हैं, मेरा मतलब जो रिएक्ट जिन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई, वो लोग जो हैं उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि यार हम अलग अलग नहीं रखना चाहते फाइल्स को। हम ये नहीं चाहते कि आपकी CSS अलग है, आपकी जावास्क्रिप्ट अलग है, और फिर उसके बाद आपकी HTML एक जगह पर है, फिर आप बार बार फाइल खोल रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, उधर से इधर आ रहे हो। उन्होंने कहा कि एक यूनिफाइड फॉर्म में एक जगह पर सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो वो सबसे अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस रहेगा, मेरा मतलब डेवलपर एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी अपनी वेबसाइट बना रहा है रिएक्ट की सहायता से, उसके लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर सब कुछ एक जगह रहता है तो, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि JSX जावास्क्रिप्ट का एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है जिसमें कि आप HTML ही लिखो, लेकिन HTML लिखने के साथ साथ आप कुछ इस तरह से जावास्क्रिप्ट डाल सकते हो इन कर्ली ब्रैकेट्स में। अब अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग लगी तो मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो क्या होता है कि ये कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोड लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है, क्योंकि ये .js फाइल है। लेकिन यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है ये JSX है। अब JSX कुल मिलाकर HTML ही है, मैं तो कहूँगा 95 to 98% ये HTML ही है, बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। चेंजेस क्या हैं? आपको यहाँ पर क्लास की जगह क्लास नेम लिखना पड़ता है, क्योंकि क्लास जो है जावास्क्रिप्ट में रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। इसी के साथ साथ फॉर जो होता है आपका, अगर आप लेबल यूज़ करते हो, मैं यहाँ पर आप लोगों को बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे खोल के दिखाता हूँ, और बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होना। अभी मैं बस आप लोगों को एक HTML दिखाना चाहता हूँ, एक HTML का सिंटेक्स दिखाना चाहता हूँ, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो फॉर होता है HTML के अंदर, जो HTML का फॉर होता है उसको यहाँ पर HTML फॉर करके यूज़ करना पड़ता है, वरना क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी जो फॉर लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर जावास्क्रिप्ट में एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है, फॉर लूप जो होता है हमारा, तो हम फॉर यूज़ नहीं कर सकते, हमें HTML फॉर लिखना पड़ेगा। तो क्या वो HTML फॉर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा? उप्स, यहाँ तो पासवर्ड है, यहाँ लिखता हूँ HTML फॉर हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा? नहीं। रिएक्ट क्या करता है? कैमल केस को प्रेफर करता है, कैमल केस को आपको यूज़ करना है। HTML फॉर कुछ इस तरह से लिखना है। अगर मुझे यहाँ पर फॉर लिखना हुआ तो मुझे उसको HTML फॉर से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लास को मुझे क्लास नेम से
कुछ इस तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा। बाकी क्या है, बाकी सब कुछ सेम है, बिलीव मी, बाकी सब कुछ सेम है। एक टैब इंडेक्स भी होता है, तो टैब इंडेक्स को आपको टैब इंडेक्स ऐसे लिखना पड़ता है। तो HTML में टैब इंडेक्स होता है, उसको आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ आपको टैब इंडेक्स देखने को मिलेगा आप इसको जो है रिप्लेस कर दें टैब इंडेक्स से, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना एक बार और ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो यहाँ पर जो हमने रिटर्न किया वो सिर्फ एक टैग था। कौन सा टैग था? div विथ क्लास नेम इज इक्वल टू ऐप। तो ये वाला जो हमारा टैग है ये हमने रिटर्न किया। रिएक्ट के अंदर अगर आप लोग JSX यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न करना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर दूँ, मैं कुछ ऐसे कर दूँ, H1 लिख दूँ और यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ मी, तो दिस इज़ नॉट वैलिड, दिस इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ये और एक ये दो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने रिटर्न कर दिए हैं। मुझे सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न करना है। यहाँ पर देखो क्या सिंटेक्स एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि यार एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एन इनक्लोजिंग टैग। ये कह रहा है कि यार पूरे के पूरे को एक में टैग करो। और ये मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि यार एक JSX फ्रैगमेंट यूज़ कर लो। अब JSX का फ्रैगमेंट क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। कभी मेरे पास ऐसा सिनेरियो मान लो आ गया, मैं दिस इज बी हेडिंग डालना चाहता हूँ और उसके बाद अपनी ऐप को स्टार्ट करना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा कि इसको एक JSX फ्रैगमेंट में रैप कर दूंगा कुछ इस तरह से। देखो एक खाली मैंने टैग लगाया यहाँ पर, देखो ये लगाया, और एट दी एंड इसको मैं क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैं क्लोज कर दूँ। अब ये वैलिड सिंटेक्स है। अभी मैं दिखाऊंगा तो ये कंपाइल हो चुका है, ये कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। बाय द वे आप अपने नेटवर्क पे भी अगर मान लो आप सेम वाईफाई यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं ये जो वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ अगर मैं अपने फ़ोन पे डाल दूंगा ये IP एड्रेस, मैं अगर ये IP एड्रेस अपने फ़ोन पे डाल दूँ 192.168.0. मैं आपको डाल के ही दिखा देता हूँ अभी जल्दी से। या टेल मी, या आई डोंट वांट होम लोन, आई डोंट वांट होम लोन, थैंक यू। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो एड्रेस था 192 वाला वो डाल दिया, और यहाँ पर देखो मेरी रिएक्ट ऐप यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल रही है, देख रहे हो आप लोग। तो आप अगर अपने फ़ोन में देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो अपने फ़ोन के अंदर कि क्या आपके फ़ोन के अंदर चल रही है आपकी ऐप या नहीं, रिस्पॉन्सिव है डिज़ाइन की नहीं, तो आप अपने फ़ोन में भी खोल सकते हो, बट सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए आपका लैपटॉप और आपका फ़ोन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये भी कंपाइल हो चुकी है, मैं यहाँ पर इसको देख सकता हूँ और ये रिलोड भी हो जाती है ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मैं चेंज करता जाता हूँ। ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द अगलीस्ट लुकिंग वेबसाइट्स, अच्छी नहीं लग रही है, बट हम बनाएंगे इसको, रिफैक्टर करेंगे, अच्छा बनाएंगे। और यहाँ पर क्या है ना कि ये जो लिखा हुआ है सारा का सारा कोड, ये आप 99.9% ऑफ द केसेस में हटा ही दोगे। तो ये रिटर्न के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो आप हटा ही दोगे, इसको हटाकर आप अपना कोड लिखोगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर जो है JSX फ्रैगमेंट यूज़ किया है क्योंकि मैं सिर्फ एक टैग को रिटर्न कर सकता हूँ, सिर्फ एक टैग को रिटर्न कर सकता हूँ। बाय द वे अगर आप ये वंडर कर रहे हो कि यार ये चीज़ क्यों हमने लगाई, ये पैरेंथेसिस यहाँ पर क्यों लगाई, तो यार पैरेंथेसिस इसलिए लगाई क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक सेमीकोलन इंसर्ट कर सकती है यहाँ पर, जो कि इसको ख़राब कर देगी मेरी JSX को, और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगा ली है। इनफैक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप ने मुझे लगा कर दी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से आई होप समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर अब भी समझ में नहीं आया आप लोगों को तो अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब जो मैं लिखने वाला हूँ मैं JSX पूरी की पूरी खुद लिखूंगा। तो यार देखो मैं दो में से एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं फ्रैगमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि एक डिव बना सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने लिखा डिव विद द क्लास नेम ऑफ लेट अस से ब्लैंक, मान लो मेरी क्लास नेम ब्लैंक है। अब आप देख रहे होगे कि मेरी एमेट एब्रीविएशन मुझे ये दिखा रही है और मैं यहाँ पर एमेट यूज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे होगे, क्यों? क्योंकि मैंने अपने VS कोड के अंदर एक चेंज किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, और सब लोग कर लेना ये चेंज को, मैं बता रहा हूँ आप कर लेना यार बस, ठीक है। एमेट, मैं यहाँ पर एमेट सर्च करता हूँ और यहाँ पर देखो ये एमेट इंक्लूडेड लैंग्वेजेस दिख रहा है आपको। आपको क्या करना है, इसमें ऐड आइटम पे क्लिक करना है और जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट यहाँ पर लिखना है, की में लिखना है जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट लिखना है। तो कुल मिलाकर आप क्या बता रहे हो अपने VS कोड को, आप ये बता रहे हो कि भाई अगर मैं जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि मेरी फाइल की एक्सटेंशन .js है, तब मैं जावास्क्रिप्ट रिएक्ट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरह के सजेशंस चाहिए जैसे भी मुझे मिले। जैसे कि अगर मैं li डॉट नेम लिखता हूँ तो li क्लास नेम इज इक्वल टू नेम मुझे मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि जब भी आप कोडिंग करेंगे तो आपके हाथ बहुत तेज़ चलेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लेना। आप सेटिंग्स डॉट जेसन यहाँ से एडिट कर सकते हो, यहाँ क्लिक करके जेसन फाइल में भी आप एडिटिंग कर सकते हो, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे करो। ये यहाँ पर ऐसे मैनुअली भी कॉमा लगा के डाल सकते हो, बट अभी यहाँ पर इस तरह से पहले ऑप्शन नहीं देता था VS कोड, अभी अपडेट आया VS कोड का, बेहतर बनाते जा रहे हैं यार, ये अच्छा लगता है मुझे। अब यहाँ पर ये देखो मैं इसको सेव करूँगा, डिव क्लास नेम इज इक्वल टू ब्लैंक मैंने लिख दिया और मैं यहाँ पर लिखूँगा लवली, ठीक है। मैंने यहाँ पर जैसे लवली लिखकर सेव किया, आप देखो यहाँ पर भी मेरी ऐप अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर
मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखी है app.css, ठीक है। और मैं अगर app.css आप लोग को दिखाऊँ तो इसमें कुछ CSS लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं क्या करूँ, जो डॉट ब्लैंक है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर एक क्लास लिखी हुई है, मैं अगर इसमें कलर लिख दूँ लेट अस से रेड, तो ये जो है CSS मेरी अप्लाई हो गई। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं app.css को इंपोर्ट करूँगा और मैंने यहाँ पर जैसे कि लिखा कलर रेड, ये कलर रेड हो गया। अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रिनेम करके app2 कर दूँ या ऐप ए कर दूँ, लेटर से मैंने इसको ऐप ए कर दिया और मैं यहाँ पर भी इसको ऐप ए डॉट सी एस एस इम्पोर्ट करूँगा और मैं इसको सेव कर लूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि कंपाइल हो गई है अच्छे से। हाँ, ये अच्छे से कंपाइल हो गई, कुछ वार्निंग्स के साथ कंपाइल हुई है। बेसिकली ये मुझे बता रहा है कि आप लोगो अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको लोगो को हटा देना चाहिए। और ऐप ए डॉट सी एस एस करके मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करूँ तो आप देखो यहाँ पर ये जो रेड कलर है वो मुझे अब भी देखने को मिल रहा है। अब अगर मान लो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, लेटर से मैं इस कलर को चेंज करके से ब्लू करना चाहता हूँ, कुछ ब्लूइश सा करना चाहता हूँ, सेव करूँगा अगर मैं, तो ये ब्लूइश जो कलर है वो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि जो रिएक्ट है वो वेब पैक को यूज़ करता है। क्रिएट रिएक्ट ऐप की जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये ऑटोमेटिकली, आप किसी भी CSS को अगर इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये यहाँ पर एक्सेस देता है उस स्टाइल शीट का, और पूरी स्टाइल शीट इंपोर्ट हो जाती है और आपको सिर्फ एक इंपोर्ट मारना है और सारी CSS आपकी आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने रिटर्न क्लास नेम इक्वल टू ब्लैंक करा है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा नैव बार बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर एक नैव डालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं एक रिएक्ट का JSX फ्रैगमेंट जो है वो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं एक JSX फ्रैगमेंट से शुरुआत करूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक नैव बार बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा नैव, इसके बाद मैं लिखूँगा LI, मैं यहाँ पर लिखूँगा होम, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा अबाउट। मैं एक बहुत ही बेसिक सी ऐप बना रहा हूँ यार, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर डिज़ाइन को मद्देनज़र नहीं रख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं देखता हूँ सब कुछ कंपाइल हो गया अच्छे से कि नहीं। हाँ, हो गया, अच्छे से कंपाइल हो गया। होम अबाउट कॉन्टैक्ट, और दिखाता हूँ आप लोगों को, होम अबाउट कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब लेटर से कि मैं यहाँ पर एक और डिव चाहता हूँ और वो मैं कंटेनर बनाना चाहता हूँ। लेटर से उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, उसमें मैं लॉरेम 34 डालना चाहता हूँ जिससे कि एक डमी टेक्स्ट आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब अगर मैं इसमें CSS ऐड करूँगा ऑब्वियसली बहुत अच्छी हो जाएगी ये चीज़, बट अभी मैं वो सब चीज़ें नहीं करना चाहता। आगे हम लोग करेंगे, इसी वेबसाइट को रिफैक्टर करेंगे अच्छे से। बट अभी आप लोगों को जो है JSX समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हिसाब से रिएक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत बढ़िया है। इन्होंने रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं JSX के बारे में, जैसे कि JSX इज़ एन एक्सप्रेशन टू स्पेसिफाइंग JSX एट्रीब्यूट्स है, को इन्होंने बताया आप टैब इंडेक्स कर दें, और कोई भी इमेज आपको यूज़ करनी है तो SRC इज इक्वल टू करली ब्रैकेट कर लगाकर, ये जो करली ब्रेस होता है अपना वो लगाकर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं लिखता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू हैरी, और ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में तो इंक्लूज करना ही पड़ेगा। अब मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एक हेडिंग, और मैं हेडिंग के अंदर लिखना चाहता हूँ हेलो हैरी, तो मैं लिखूंगा हेलो और ये करली ब्रैकेट लगाकर मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम, क्योंकि मेरा नेम वेरिएबल है और वो है हैरी। एक बात आप लोग बड़े ध्यान से समझना कि मैंने करली ब्रैकेट जब लगाया तो मैंने कोई डबल कोट नहीं लगाया आजू बाजू, बिल्कुल मैंने जो भी चीज़ मैंने इन करली ब्रैकेट के अंदर डाली है वो जावास्क्रिप्ट के तौर पर मानी जाएगी। वो एक जावास्क्रिप्ट है, इसको रिजॉल्व किया जाएगा, इस नेम को रिजॉल्व किया जाएगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोग देखो हेलो हैरी यहाँ पर लिख कर आ गया। अगर मैं मान लो इसको हैरी 3 कर देता हूँ और सेव करता हूँ तो आप लोग देखो हेलो हैरी 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मैं वेरिएबल्स का यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकता हूँ, बहुत चीज़ें कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकता हूँ। इवन मैं एक इमेज को इंपोर्ट करके यहाँ पर, जिस तरह से हमने ऑलरेडी देखा क्रिएट रिएक्ट ऐप द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहा था। क्या कर रहा था, वो जो लोगो था जो घूम रहा था हमारा, वो रिएक्ट का जो लोगो घूम रहा था वो SRC इज इक्वल टू कुछ इस तरह से इंपोर्ट हो रखा था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही वो इंपोर्ट हटाया, आप वीडियो पीछे करके देख लेना। तो उस तरह से इंपोर्ट्स भी हम लोग कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। JSX आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं समराइज़ करूं, JSX कुछ नहीं है, JSX HTML ही है, बस इसमें कुछ चेंजेस हैं जो हमें करने हैं, जैसे कि क्लास को रिप्लेस करना है क्लास नेम से, और फॉर को रिप्लेस करना है HTML फॉर से, टैब इंडेक्स को टैब कैपिटल इंडेक्स यानी कि कैमल केस में हमें वैसे करके लिखना है, और उसी के साथ साथ जहाँ जहाँ हमको जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी वहाँ हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होने वाला है, तो हम रिटर्न के बाद ये चीज़ डाल देंगे। और एक बार हमने ऐसा कर लिया
इसके अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। अब हो सकता है हमारे पास 10 और कंपोनेंट्स हो, उनको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं नैव बार को एक कंपोनेंट के तौर पर अगर बना रहा हूँ, तो मैं नैव बार को कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ इंपोर्ट करने के बाद, नैव बार, और मुझे यहाँ पर इनक्लोजिंग ये कुछ इस तरह से ऐसे इनक्लोज करना पड़ेगा। अगर मैं IMG का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि मैं इमेज का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं IMG कर रहा हूँ अगर इस तरह से, तो मुझे इस तरह से क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। अगर मैंने ये नहीं लगाया तो मुझे एरर मिलेगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर मैंने नहीं लगाया तो मुझे एरर देखने को मिलेगा। ये देखो एरर मिल रहा है देखने को। मैं इसको अगर एरर को ठीक कर लूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं अगर कुछ ऐसे करके सेव करूँ तो ये एरर चला गया, देखो चला गया ना। हाँ, तो कुल मिलाकर मुझे क्या करना है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अनटर्मिनेटेड JSX कंटेंट जो है मुझे नहीं डालने हैं अपने कोड में, बस इतना ध्यान रखना है। और मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये फाइल स्ट्रक्चर देख के डर लग रहा होगा। मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे मेरी बातें सुनकर, क्योंकि बहुत सारी बातें एक ही वीडियो में बता दी JSX के बारे में। आप रिलैक्स करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, मैं हूँ आपके साथ। हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं आगे। अगर आप कुछ ऐसे देखो इस चीज़ को यार, अगर इसी वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा तो बाकी के वीडियोज़ का क्या काम फिर 3 ही वीडियोज़ डालूँ ना मैं, बाकी की क्यों ना डालूँ? ठीक है, बाकी के क्यों डालूँ मतलब। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आएंगी। गिव अप मत करना। मुझे पता है कि बहुत आसान होता है गिव अप करना, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, अरे मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं सीख रहा, बट मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए। हमने अभी यहाँ पर JSX के बारे में देखा, हमने कुछ रूल्स को देखा, और भी हम जब कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तब भी हम लोग देखेंगे। और कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है यार, सब कुछ सिंपल है। जावास्क्रिप्ट आपको आती है, और नहीं भी आती है तो पिछले वीडियो में मैंने अच्छा रिफ्रेशर आपको दे दिया जावास्क्रिप्ट का। अब हमें क्या करना है, कुछ यूज़फुल चीज़ बनानी है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके हमको ठीक से समझना है इन सब चीज़ों को। मैं इसको वापस से app.css कर देता हूँ। ये appa.css अजीब सा लग रहा है, इसको मैं app.css वापस से रीनेम कर देता हूँ। वीडियो को एंड करने से पहले 1-2 बातें और आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा, अगर मान लो कि मेरा ये जो app.js है, इसके अंदर नेम इज इक्वल टू, अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ, यानी कि एक HTML होती, अगर ये एक HTML होती तो क्या मुझे ये देखने को मिलेगा, ये HTML रिजॉल्व हो जाएगी? आप में से कई लोग सोचेंगे कि मुझे हैरी 3 बोल्ड में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे ये लिटरली देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिएक्ट जो है, कोई भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अगर यहाँ पर आने वाली है तो उसको सैनिटाइज कर देता है पहले ही। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये चीज़। तो देखो ये यहाँ पर लिटरली कुछ इस तरह से ही आ गया, देखने को मिल गया मुझे। अगर मुझे बोल्ड में चाहिए ये, इनफैक्ट ये तो ऑलरेडी बोल्ड है, बट अगर मुझे यहाँ पर कुछ बोल्ड करना होता तो मैं डेंजरसली सेट इनर HTML करके कुछ होता है रिएक्ट में, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसकी सहायता से ही कर सकता था। बट ये एक सेफ्टी फीचर है, ये कोई बग नहीं है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार यहाँ पर मुझे HTML रेंडरिंग चाहिए थी, ये बग नहीं है। हो सकता है कि ये यूज़र इनपुट जो है, ये जो इनपुट है वो यूज़र के थ्रू आ रहा होता। मान लो किसी ने लिखा होता, उसके बाद आपका कंपोनेंट रेंडर कर रहा होता, तो आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी डेंजरस जावास्क्रिप्ट आपके पेज पर छोड़कर कोई चला जाए और वो एग्जीक्यूट हो जाए और फिर लोगों को दिक्कत हो। आप ये नहीं चाहते, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे इस चीज़ को आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बात और देखेंगे जो कि रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन का पेज बड़े अच्छी तरह से बताता है। और देखो यार, ये बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़्यादा इसमें घुसना मत। ये मत सोचना कि यार ये मुझे अच्छी तरह से समझना है कोड क्या लिखा हुआ है। कुल मिलाकर क्या होता है कि ये जो कोड है पूरा, ये जो हमने JSX लिखी है, ये बेबल द्वारा कंपाइल की जाती है। बेबल इसको कंपाइल करता है प्रॉपर जावास्क्रिप्ट में। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, मैं बेबल सर्च करता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये देखो, बेबल कंपाइल्स JSX डाउन टू react.create element कॉल्स। तो ये react.create elements की कॉल में रिजॉल्व होता है। तो ये जो आपने लिखा है ये एक्चुअली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप ये टाइप करोगे, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार रिएक्ट ऐप बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होगा। वो आपको यार ये इतने सारे कॉल्स कौन लिखेगा, हर टैग के लिए मैं react.create element लिखूँ क्या? तो उससे बचाने के लिए आपको इन्होंने एक अच्छा सिंटेक्स दिया है। आप आराम से ऐसे सिंटेक्स लिख दो, और रिएक्ट जो है बिहाइंड द सीन्स इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, और आपको जो है कुछ इस तरह से कंपाइल होके करके दे देगा। आपको ये जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये कंपाइल कर देगा इस तरह से, बट अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें इस तरह से कंपाइल होकर इस कोड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसके बाद आप लोगों को वेबसाइट देखने को मिलती है। तो यार अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक एक्चुअल वेबसाइट बनाएंगे, जैसे कि यार आपको समझ में आए चीज़ें, आपको ये समझ में आए कि यार ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या है। बहुत ही बेसिक वेबसाइट बनवाऊंगा, और बिल्कुल भी आप ये मत बोलना मुझे कि इतनी बेसिक वेबसाइट क्यों बनवा रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स भी बनवाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के, उसमें आपको थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स भी मैं बनवाऊंगा, बट स्टार्ट करूँगा बहुत ईजी के साथ, ताकि यार ये जो डर है ना इसका, JSX का डर, फंक्शंस का डर, ये इन सब चीज़ों का डर, ये सब निकालूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से तो कभी डरना भी मत, क्योंकि आपको सिर्फ नज़र रखनी है app.js पर। अभी कुछ ऐसा समझ लो कि आप एक बहुत बड़ी सिटी में आ गए हो और आपको एक कमरे की चाबी दे दी गई है,
आपको उस कमरे के अंदर रहना है और बाकी सिटी में घूम के आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पर चाय की दुकान है, कहाँ कॉफ़ी की दुकान है, क्योंकि वो आप जैसे जैसे रहोगे सिटी में वैसे वैसे आपको रास्ते भी याद हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि चाय कहाँ मिलती है और मलाई डली हुई इलायची की चाय कहाँ मिलती है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आप लोग ऐसा समझ लो कि ये सब जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इससे आप बहुत फैमिलराइज होने वाले हो आने वाले टाइम में। अभी आपको जो निशाना है वो app.js पे साधना है, app.js पर साधना है और app.js के अंदर JSX को अच्छी तरह से लिखने पर ध्यान लगाना है। और यहाँ पर लिखकर जो भी चीज़ आप लिखोगे आपको बस ये समझ रखनी है कि यहाँ मैं जो भी लिखूंगा app.js के रिटर्न के कोड के अंदर वो मुझे यहाँ देखने को मिलेगा मेरी रिएक्ट ऐप के अंदर। बस इतना ही चाहिए अभी आपको। आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे सब कुछ समझेंगे, तो टेंशन तो आप बिल्कुल भी लेना मत। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था। मैं रिएक्ट जेएस के इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ। अभी ये बहुत ही कम लग रहे होंगे वीडियोस आपको, आने वाले टाइम में इनफैक्ट बहुत ही जल्दी मैं बहुत सारे वीडियोस भर दूंगा इस प्लेलिस्ट में। तो कोशिश करें आप लोग की साथ में करें, जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग कंप्लीट करें इसको। इस एक डेडलाइन की तरह आप मान लें कि यार जैसे ही वीडियो आ रहा है वैसे आपको देखना है, बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप डेडलाइन रखते हैं लाइफ में तब काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाती हैं और आप लोग करोगे उसको। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे कि यार मैं कर लूँगा बाद में, प्लेलिस्ट तो डली हुई है, तो शायद आप कभी भी ना करो। ठीक है, सो विद दैट सेड मैं रैप करूँगा इस वीडियो को। सारा का सारा कोड आप लोगों को मिल जाएगा, मैं साइट पे डाल दूंगा, लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।